सुन फ्लिक्स वॉइस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के लिए डेली एक नए कहानी के साथ उपस्थित हो जाता हूं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी है सबसे बड़ा रुपया। नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। राशि इतनी ज़ोर से चीखी कि रुक्मणी देवी कांप उठी थी। राशि का हाथ लगने से रुक्मणी देवी का हाथ से प्लेट गिरकर चकनाचूर हो गई थी। राशि के चीखने और प्लेट के गिरने की आवाज़ सुनकर दलान में काम करते मंगल की भवें तनी गई थी। उसके हाथ एकदम थम गए। वह तेजी से अंदर आया था और राशि पर एक भरपूर नज़र डाली। बस उसकी आंखों में इतना क्रोध था कि राशि ने सहम कर नजरें झुका दी। उठो, थाली लो, उसमें खाना निकालो, खुद भी खाओ और हार्दिक को भी खिलाओ। यहाँ कोई नहीं है तुम्हारे नखरे उठाने को। मंगल की चेतावनी सुनकर राशि और उसने 1 साल छोटा हार्दिक दोनों ही सहम गए। रुक्मणी देवी ने कनकही से मंगल को शांत रहने को इशारा किया। मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं तो मम्मी पापा के पास जाऊँगा। बहन को रोते देखकर हार्दिक गला फाड़कर रो उठा। कहीं नहीं जाना है, कहा ना, खाना खा लो, कहते हुए मंगल ने मारने के लिए हाथ उठाया। रहने दे बेटा, बहुत छोटा है, बच्चा है, क्यों सताता है उसे। रुक्मणी देवी ने मंगल को रोकते हुए कहा, छोटा है तो छोटे की तरह रहे। दोनों भाई बहनों ने मिलकर जीना मुश्किल कर रखा है। मंगल बेहद गुस्साए स्वर में बोला। रुक्मणी देवी ने हार्दिक को गोद में बिठाकर उसके आंसू पोंछे। उसे देख मंगल की आंखें भी छलछला आई थी। नीलेश बाबू अपने कमरे में माँ बेटे का यह वार्तालाप अपनी थकी आंखों से देख रहे थे। मामा जी, मुझे माफ़ कर दो, हम दोनों ने आपको बहुत दुख पहुंचाया है। अब हमें जो भी मिलेगा चुपचाप वही खा लेंगे, कभी जिद नहीं करेंगे, राशि बोली। रुक्मणी देवी ने पुनः खाना निकालकर दोनों बच्चों को खिलाया। थोड़ा बहुत खाकर दोनों बच्चे सो गए तो रुक्मणी देवी काम में लग गई, पर मंगल शून्य में ताकत बैठा रहा। उसकी बहन उर्मिला का हंसता खिलता चेहरा उसकी आंखों में तैर गया था। कितनी खुशी गृहस्थी थी उसकी। किराने की बड़ी सी दुकान से 5-6 लोगों के परिवार का काम अच्छी तरह चल जाता था। 2 मंजिला मकान उनकी संपत्ति की पहचान, पर भूकंप के उन क्षणों ने सब कुछ लील लिया था। नीचे की मंजिल पर उसकी बहन उर्मिला, उसकी पति रितेश, छोटा भाई और विधवा माँ सब दब गए थे। 2 मंजिला घर मानो किसी बड़े से अंधे कुएं में धंसता चला गया था। उस पर विडंबना यही थी कि दोनों बच्चे राशि और हार्दिक डरे सहमे सुबहते हुए भुज में स्थित अपने घर से ऐसे निकल आए मानो कुछ हुआ ही न हो। उनके शरीर पर खरोच का निशान तक नहीं थे। नाना नानी नीलेश लाल व रुक्मणी देवी और मामा मंगल के अलावा केवल दूर के रिश्ते की एक बुआ रिचा थी, जो भाई के परिवार पर आई विपत्ति का समाचार सुनकर वहां पहुंची अवश्य थी, पर बच्चों का भार उठाने में अपनी असमर्थता जताकर चली गई थी। राशि और हार्दिक को रुक्मणी देवी बिना कुछ बताए अपने साथ ले आई थी। पहले से डरे सहमे बच्चों को सच्चाई बताने का उनका साहस नहीं होता था। वे जब माता पिता के बारे में पूछते तो नाना नानी और मामा उन्हें यही बताते कि उन्हें मम्मी पापा उना गए हैं। ज़रूर दवाएं खरीदने इतने दिन हो गए, अभी तक लौट क्यों नहीं। मम्मी पापा राशि दिन में 3-4 बार पूछ लेती और हार्दिक तो मचल कर रो कर घर सिर पर उठा लेता था। यहाँ तक रुक्मणी देवी और मंगल उर्मिला और उसके परिवार को याद कर फूट फूट कर रो पड़ते थे। नीलेश बाबू धैर्य से सबके आंसू पोंछते रहते थे। मित्रों संबंधियों को समझा दिया था कि बच्चों को उनके मम्मी पापा के बारे में कुछ न बताया जाए, उनसे ऐसा व्यवहार किया जाए मानो उनके मम्मी पापा कहीं बाहर गए हैं और शीघ्र ही लौट आएंगे। पर वृद्ध दंपति को यही चिंता खाए जा रही थी कि बच्चों की दुख भाल कैसे होगी। उन दोनों की तो खैर आयु हो चली थी। उनके बेटे मंगल को लोहे के कल पुजरे बनाने की छोटी सी वर्कशॉप थी। अभी तो मंगल गुजर बसर लायक कमा लेता था, पर काल विवाह होगा तब उसकी पत्नी पता नहीं बच्चों की देखभाल करेगी भी या नहीं। इन्हीं बातों को सोचकर रुक्मणी देवी की रातों की नींद उड़ जाती थी। देखो तो दोनों कैसे चैन की नींद सो रहे हैं, भोले भाले, निश्चल निष्कपट, मानो केले के पत्ते पर
ओश की बूंद। रुक्मणी देवी सोते हुए बच्चों को निहारती हुई बोली, वाह, तुम तो बच्चों को देखते ही कविता करने लगी। पर सोचो यह सब कितने दिन चलेगा। जब इन्हें पता चलेगा कि इनके मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं रहे तो क्या गुजरेगी इन पर। नीलेश बाबू गंभीर स्वर में बोले, यह सब सोचकर तो कलेजा मुंह को आता है। कौन करेगा माँ बाप की तरह इनकी संभाल। रुक्मणी देवी की आंख डबडबा आई और स्वर भरा, मेरे मन में एक बात है, यदि तुम लोग तैयार हो तो मैं कुछ कहूँ। नीलेश बाबू धीरे से बोले, अरे तो कहो ना, इसने अनुमति मांगने की कौन सी बात है। रुक्मणी देवी मुस्कुराई थी, क्यों न हम इन दोनों बच्चों को संपन्न परिवारों में गोद दे दें। निसंतान दंपतियों को संतान मिल जाएगी और इन अनाथ बच्चों को माता पिता। कोई ऐसा परिवार है क्या? आप इनकी नज़रों में कल ही समाज सेवक मिले थे। कहने लगे, कैसी विडंबना है। कहीं बच्चे माता पिता का प्यार पाने का तरस रहे हैं और कहीं माता पिता एक अदद बच्चे के लिए अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार है। नीलेश बाबू ने अपनी बात स्पष्ट की। बातों बातों में राशि और हार्दिक की बात निकली थी। वह तो कह रहा था कि एक बच्चे अत्यंत संपन्न दंपति को जानता है जहां बच्चे राज करेंगे राज। फिर आपने क्या कहा? मैंने तो कह दिया कि घर बुलाओ उन्हें चाय नाश्ता पर। बच्चों को उन्हें सौंपने से पहले हम भी तो अपनी तसल्ली कर ले। नीलेश बाबू ने बताया, ठीक ही क्या आपने क्या खाक ठीक, हमारा खून क्या इतना सफ़ेद हो गया कि उर्मिला के बच्चों को किसी अन्य को सौंप देंगे। रुक्मणी देवी की बात पूरी होने से पहले ही मंगल चीख उठा था, बेटे कोरे उत्साह से काम नहीं चलता। तुम क्या समझते हो हम राशि और हार्दिक प्यार नहीं है? पर जीवन केवल भावुकता से नहीं जिया जाता। फिर संपन्न परिवार में जाने से बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा। नीलेश बाबू धीर गंभीर स्वर में बोले, साफ साफ क्यों नहीं कहती कि आपका बेटा इतना नालायक है जो अपनी बहन के बच्चों का भार उठाने लायक ही नहीं है। क्रोधित स्वर में वह बोलता हुआ बाहर निकला। आप उसकी चिंता न करें, मंगल को तो दुनियादारी ही समझ ही नहीं है, पर मेरे जीते जी बच्चे जीवन में सुख व्यवसित हो गए तो चैन से आंखें बूझ सकोगी। रुक्मणी देवी ने अपना निर्णय सुनाया। दूसरे ही दिन वह समाज सेवक श्रीधर, एक दंपति कमलेश्वर और उसकी पत्नी कामयानी को लेकर आ गया। रुक्मणी देवी ने राशि और हार्दिक को सजा धजा कर प्रस्तुत किया। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। कामयानी ने बच्चों को देखते ही कहा, बच्चों आपकी मम्मी पापा कहाँ हैं? कमलेश्वर ने पूछा। उना गए हमारे लिए दावा लेने। यह मेरा छोटा भाई है ना हार्दिक, जब देखो तब बीमार पड़ता रहता है। राशि बोली, ठीक है आप दोनों अंदर जाकर खेलो, बड़े के बीच बच्चों का क्या काम। रुक्मणी देवी ने प्यार से उन्हें थपथपाते हुए कहा तो राशि और हार्दिक कमरे में चले गए। देखिए हम तो एक ही बच्चा चाहते हैं, वह भी 1 साल से छोटा, जिसे हम अपने संभाल डाल सके। कामयानी बोली, हम आपकी बात समझते हैं पर हम अपने बच्चों को अलग नहीं कर सकते। माता पिता से अलग होकर उन्हें एक दूसरे का साथ ही तो सहारा है। नीलेश बाबू दुखी स्वर में बोले, वही तो, आपने तो बच्चों को उनके माता पिता के निधन के बारे में कुछ बताया तक नहीं है। यदि आप उन्हें बताए देते तो अब तक तो वे संभल जाते। इस बात को आप कब तक उनसे छिपाएंगे? हो सकता है कि आप ठीक कह रहे हो, पर हमारे विचार आपसे पूरी तरह भिन्न है। हम नहीं चाहते कि इतने छोटे बच्चों को ऐसी भयानक सच्चाई बताकर आहत कर दे। रुक्मणी देवी आहत हो उठी। श्रीधर बाबू, उस संबंध में पूछिए न। कमलेश्वर ने समाज सेवक श्रीधर से कहा, आप ही पूछ लीजिए। मैं नहीं चाहता कि दोनों पक्षों के बीच कुछ गुप्त रहे। बात क्या है? नीलेश बाबू हैरान स्वर में बोले, हम पूछना तो नहीं चाहते, पर बच्चों के भविष्य के बारे में कोई निर्णय लेने से पहले ये जानना भी ज़रूरी है। हाँ कहिए न, हम भी कुछ छिपाना नहीं चाहते। आपकी पुत्री का परिवार अपेक्षाकृत संपन्न ही था न? नीलेश बाबू कमलेश्वर ने पूछा। जी हाँ, पर आप यह क्यों पूछ रहे हैं? अब जब उनके परिवार में बच्चों का अलावा और कोई नहीं बचा है तो जो कुछ परिवार की संपत्ति है इन बच्चों के नाम ही की जानी चाहिए। कामयानी ने अपने मंतव्य स्पष्ट किया। देखिए, खाता पीता परिवार था हमारी बेटी का, पर भूकंप में सब स्वाहा हो गया। घर का खंडहर अवश्य खड़ा है। उस भूमि का जो भी मूल्य हो, उसके अलावा नकदी गहनों या बैंक में जमा पैसे के बारे में हम कुछ नहीं जानते। इस बार उत्तर रुक्मणी देवी ने दिया। तो पता कीजिए न नीलेश बाबू, अब संसार में आपके अलावा इनका
है ही कौन, कमलेश्वर ने कहा और चलने को उठ खड़े हुए। मंगल को क्रोधित चेहरे का बदलता रंग नीलेश से छिप नहीं रहा था। वह कुछ कहता इससे पहले ही उन्होंने सारे से उस शांत को रहने को कहा। कमलेश्वर और कामयानी श्रीधर के साथ बाहर निकल गए। कुछ देर बाद श्रीधर पुनः आया और बोला, आप गलत मत समझिएगा नीलेश बाबू, हाल ही में कमलेश्वर जी का व्यापार में भारी घाटा हुआ है। अब वे ऐसे अनाथ बच्चों को गोद लेना चाहते हैं जिसके नाम कम से कम 10 लाख रुपए हो, ताकि उस रकम को उनका व्यापार पटरी पर न आ सके। भूकंप ने कई अभागों को अनाथ बना दिया है। कोई आंख का अंधा गांठ का पूरा मिल ही जाएगा तो क्षमा ही कीजिए। कहते हुए नीलेश बाबू ने हाथ जोड़ दिए। देख लीजिए, पूरा परिवार बहुत शालीन व सुसंस्कृत है। श्रीधर ने सिफारिश की। नहीं श्रीधर बाबू, यह संभव नहीं हो सकेगा। हम बूढ़े व अशक्त ही सही, इनका मामा मंगल इनका लालन पालन बिना किसी लालच के कर सकता है। श्रीधर ने 2-4 निसंतान दंपतियों को नीलेश बाबू व रुक्मणी देवी से और मिलवाया, पर हर जगह किसी न काशी रूप से धन संपत्ति का प्रश्न आ जाता। एक दिन मंगल ने स्पष्ट स्वर में घोषणा कर दी थी कि राशि और हार्दिक कहीं नहीं जाएंगे, वे इनके साथ ही रहेंगे। यदि नीलेश बाबू व रुक्मणी देवी चाहे तो वह आजीवन अविवाहित रहने को भी तैयार हैं। दूसरा भीष्म पितामह बनने की ज़रूरत नहीं। हम तुम्हारे लिए ऐसी पत्नी ढूंढेंगे जो राशि और हार्दिक का भार भी संभालने को तैयार हो। रुक्मणी देवी ने मंगल की बात पर अपनी मुहर लगा दी। जीवन अपने ही ढर्रे पे चलने लगा। राशि और हार्दिक का स्कूल में दाखिला करवा दिया गया। बच्चे भी ननिहाल में घूमने टहलने लगे। लगता था कुछ ही समय में सब कुछ सामान्य हो जाएगा, पर एक दिन अचानक ही राशि और हार्दिक की दूर रिश्ते की बुआ रीजा आ पहुंची। आते ही राशि और हार्दिक को गले लगाकर वह विलाप करने लगी, कैसी विपत्ति आई है मेरे बच्चों पर। इतनी कम उम्र में माता पिता चाचा दादी सब सिधार गए। मैंने सोचा इन बच्चों का भार आगे से मैं ही उठाऊंगी। मेरी दीदी जीजा जी एक तो 6 माह से ऊपर हो गए हैं, आज अचानक ही राशि और हार्दिक की याद कैसे आ गई। मंगल ने व्यंग किया, बनो मत मंगल, हम भी इस धरती पर रहते हैं। तुम भी तो इन बच्चों को गोद लेने वाले थे, फिर इरादा कैसे बदल दिया। पर यह मत समझना कि 10 लाख रुपए अकेले ही हड़प जाओगे। रीजा बोली, 10 लाख रुपए? किस 10 लाख रुपए की किताब कर रही हो? इतने भोले मत बनो जैसे कि तुम जानते ही नहीं कि राशि और हार्दिक को 10 लाख रुपए बीमे की रकम मिलने वाली है। ओह, तो इसलिए राशि व हार्दिक के प्रति आप इसने उमड़ पड़ा है। कहता हुआ मंगल व्यंग से मुस्कुराया, मैं आपका अनादर नहीं करना चाहता, पर आप यहाँ से चली जाए, इसी में सबकी भलाई है। मंगल क्रोधित स्वर में बोला, ठीक है अभी तो मैं चली जाती हूँ, पर मैं फिर आऊँगी। रकम तुम्हें अकेले नहीं हजम करने दूंगी। कहती हुई रीजा चली गई। अब सबका ध्यान राशि और हार्दिक की ओर गया था। वे दोनों पत्थर के मूर्त बने बैठे थे। क्या हुआ? रुक्मणी देवी ने पूछा। मम्मी पापा दवा लेने नहीं गए हैं, नहीं नानी माँ व कभी नहीं आएंगे, राशि ने रो के स्वर में पूछा और जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही दोनों बच्चे फूट कर रो पड़े। नीलेश बाबू, मंगल और रुक्मणी देवी उन्हें चुप कराने का प्रयत्न कर रहे थे। तभी फ़ोन की घंटी बज उठी। राशि और हार्दिक कैसे हैं? मैं उनका चचेरा चाचा प्रसून बोल रहा हूँ। ओह, काफ़ी जल्दी याद आई है, उनकी स्वयं ही आकर देख लीजिए न, कहकर मंगल को रिसीवर पटक दिया। लगता है इन बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए किसी वकील से सलाह लेनी पड़ेगी। कहते हुए नीलेश बाबू बाहर निकल गए। धन्यवाद दोस्तों।